हाँ जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने देखा कि डेफिनेशन क्या थी मैथमेटिकल कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अ सीक्वेंस an is said to be converged to a real number l if for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that an minus l mod is less than epsilon for all n greater than equal to m। तो हम इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकल रहा है डेफिनेशन को खोल के। तो डेफिनेशन को हम एक्सटेंड करके देखते हैं, देखो क्या निकलता है। मोड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम मोड को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो एडिंग एल बोथ साइड, दोनों तरफ एल ऐड करोगे तो एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। कब? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स हैं ए एन, वो इन दो नंबर्स के बीच में कवर हो रही हैं, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन। ये एक इंटरवल बन गई हमारी, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। इस इंटरवल में सीक्वेंस की कितनी टर्म्स आ रही हैं, सारी टर्म्स एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एम या एम से बड़ी, एम क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है, एक फाइनाइट नंबर है, यानी उतनी सीक्वेंसेस को, उतनी टर्म्स को छोड़ के एम बाकी सारी की सारी टर्म्स हमारी कहाँ आ रही हैं, इस इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रही है। सीक्वेंस की सारी टर्म्स कहाँ आ रही है, मान लो ये एल था हमारे पास और ये हमारी इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन और इधर क्या है हमारी एल प्लस, ये इंटरवल आ रही है। वो क्या कहना चाह रहा है कि इस सीक्वेंस की पूरी टर्म्स एक्सेप्ट सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, एन जब एम से बड़ा। एम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मान लो एम को ले लिया मैंने 4, यानी A1, A2, A3 और A4 को छोड़ दो अगर आप, एम या एम से बड़ा है ना, यानी फर्स्ट 4 टर्म्स को छोड़ने के बाद n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो जब n 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा यानी 5 का मतलब n को जब आप 5 रखोगे डोमेन में तो सीक्वेंस की टर्म क्या आएगी, A5 आएगी ना। तो सीक्वेंस की टर्म A5, A6, A7, A8, बाकी जितने भी टर्म्स हैं अप टू इन्फिनिटी, सारी की सारी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं हमारी वो कहाँ कवर हो रही हैं, इस पर्टिकुलर इंटरवल में कवर हो रही हैं, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, कुछ एक फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के। यानी फर्स्ट 4 या 3 टर्म्स यहाँ इस इंटरवल से बाहर पड़ी हैं, यहाँ A1, यहाँ A2, यहाँ कहीं A3 बाहर पड़ा। सिर्फ 3 या 4 टर्म्स या फाइनाइट टर्म्स को छोड़ने के बाद बाकी सीक्वेंस की सारी टर्म्स कहाँ आ रही हैं, इस इंटरवल में अंदर आ रही हैं। यानी एल के इर्द गिर्द सारी की सारी सीक्वेंस क्या हो रही है हमारी, इकट्ठा हो रही है, इसके इर्द गिर्द भाग रही है ना सारी एल के आसपास। इस इंटरवल में पूरी की पूरी इंटरवल हमारी इकट्ठी होगी, कन्वर्ज होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू द पर्टिकुलर नंबर एल। एल के इर्द गिर्द सारी टर्म्स हमारी क्या होगी, इकट्ठी। तो बाहर कितनी टर्म्स हुई हमारी, फाइनाइट, और इस इंटरवल में कितनी टर्म्स हुई हमारी, इनफाइनाइट। यानी अगर एक पर्टिकुलर नंबर के इर्द गिर्द हमारी सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इकट्ठा हो जाएं, कुछ एक ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पूरी क्लास आपकी लग रही है, पूरा कॉलेज लग रहा है, उसमें अगर 10 या 12 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं कॉलेज में तो कॉलेज की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यानी अगर कुछ स्टूडेंट्स बाहर हैं, फाइनाइट हैं, और बाकी सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स अंदर हैं कॉलेज के, तो कॉलेज चलता रहेगा। हाँ, बाहर अगर बहुत सारे बच्चे हैं और अंदर 2 या 4 हैं तब क्लास पॉसिबल नहीं है, तब कॉलेज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब उसके इर्द गिर्द अगर हमारे पास इनफाइनाइट बच्चे आ गए, हमारे पास सारी सीक्वेंस की टर्म्स आ गई, 2-4 अगर एक्सेप्शनल केसेस हैं वो कहते हैं हम नहीं आते तो ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हम कुछ एक टर्म्स हमारे पास अलाउड हैं सीक्वेंस में जिनको हम छोड़ सकते हैं, फाइनाइट। लेकिन कितनी टर्म्स, फाइनाइट, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, क्योंकि सीक्वेंस तो इनफाइनाइट है। क्यों है इनफाइनाइट, क्योंकि
सीक्वेंस की डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। शुरू में बताया था ना डेफिनेशन में, सीक्वेंस की डोमेन नेचुरल नंबर होती है और नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है हमारा? इनफाइनाइट होता है। इसलिए सीक्वेंस की टर्म्स भी कितनी है? इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसलिए सीक्वेंस को भी क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि टर्म्स सारी हमारी क्या है? इनफाइनाइट। तो अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स हमने देखा इस डेफिनेशन से कहाँ इकट्ठा होगी? एक पर्टिकुलर नंबर एल के इर्द गिर्द इकट्ठा होगी, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और लिखते कैसे हैं इसको? लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। क्या लिखते हैं हम? सीक्वेंस जो है कहाँ कन्वर्ज कर रही है? एल पे कन्वर्ज कर रही है, और जिस नंबर पे कन्वर्ज कर रही है दैट नंबर इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। क्या बोलते हैं उसको? लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या हो गया? वो नंबर जहां सीक्वेंस की सारी टर्म्स हमारी क्या हो रही है? इकट्ठा हो रही है, एक नंबर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रही है। ठीक है, तो एक लिमिट पढ़ा है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लिमिट पॉइंट। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। ये हमने पढ़ा था सेट के केस में लिमिट पॉइंट, यहाँ के हमारे पास लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, सिमिलरिटी भी है कुछ, आगे हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है हमारे पास लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट। तो फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल और आगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। देखो अब एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस मैंने ले ली ए एन। ठीक है, सीक्वेंस ए एन ले ली 1/n। ठीक है, तो अब हमें पता है सीक्वेंस की टर्म्स क्या हैं, कई बार ले चुकी है, वेल डिफाइंड एग्जांपल है ये 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो। ठीक है, तो अब हमने पहले भी देखा है सीक्वेंस की हमारी की सारी टर्म्स क्या हैं? 0 और 1 के बीच में आ रही है, और 1 से डिक्रीज होती जा रही है। नंबर क्या आया? 1/2, 1/3, 1/4, 1/, सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म्स जो है कहाँ भाग रही है? एक नंबर 0 के इर्द गिर्द भाग रही है। कहाँ इकट्ठा हो रही है? सारी आके 0 की नेबरहुड में इकट्ठा हो रही है, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन। इसलिए इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है? L दैट इज 0। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट कितनी है? 0। ठीक है, अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। पहले तो हमें ये चेक करना है कि वेदर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और नॉट। अगर सीक्वेंस की टर्म्स एक टर्म्स नंबर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रही हैं, तब तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अदरवाइज सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट। जिस सीक्वेंस की टर्म्स इकट्ठा नहीं हो रही, फैल रही है चारों तरफ, उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस ए एन इक्वल टू, अगर मैं डिफाइन करूं एन, तो सीक्वेंस क्या है ये? देखो आप 1, 2, 3, 4, 5 ये भागती जा रही है ना, कहाँ भाग रही है? इन्फिनिटी पे भाग रही है। तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं है जिसके इर्द गिर्द ये सीक्वेंस की टर्म्स हमारी इकट्ठा हो रही हैं, तो दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते हैं ऐसी सीक्वेंस को? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बिखर रही है ना सारी टर्म्स आपने पढ़ी होगी, डाइवर्ज होना यानी फैलना चारों डायरेक्शंस में, है ना। तो सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, एक नंबर के इर्द गिर्द इकट्ठा नहीं हो रही, ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। डेफिनेशन एक बार आप दोबारा बुक से अच्छे से रीड कर लेना, कोई प्रॉब्लम आई तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, मुझे आप पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरम्स ऑन द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 2 सीक्वेंसेस का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस की डेफिनेशन, सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, और 1-2 डेफिनेशन और की थी हमने सीक्वेंस की। अब थ्योरम करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं सीक्वेंसेस के डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड, उसको डिफाइन कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट है
लिस्ट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की टर्म्स बतानी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। देखो एग्जांपल फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है, एग्जांपल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सीक्वेंस क्या दी हुई है हमें, an इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n। अब हमें पता है कि सीक्वेंस की डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है हमारी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सीक्वेंस की जो टर्म्स हमें बतानी है, यानी सीक्वेंस की हमें फर्स्ट टर्म a1 अगर हमें बतानी है तो हम क्या करेंगे, n को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 1, दैट विल बी 1 माइनस 1। क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की 0। सेकेंड टर्म निकालने के लिए a2n को 2 पुट करोगे, 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 2, तो क्या होगा 1 प्लस माइनस 1 का स्केयर 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होगी a3। a3 क्या होगा 1 प्लस माइनस 1 का क्यूब, दैट इज 1 माइनस 1 क्या होगी 0। तब हमें दिखाई दे रहा है देखो 0 2 0 2 0 2 0 2। इसका मतलब सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो क्या आती जा रही है हमारे पास 0 2 0 2 0 2। अब आप जो भी टर्म आपसे पूछे वो आप डिफाइन कर सकते हो ना, 850 पूछे 851, जो भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं आप डिफाइन कर सकते हो ना। तो फर्स्ट 5 पूछी थी तो आप फर्स्ट 5 बता सकते हो, 10 पूछे तो आप इसी तरह से 10 बता सकते हो, ठीक है। इसी तरह इसका एग्जांपल का सेकंड पार्ट है, देखो हमें फर्स्ट टर्म उसने 1 डिफाइन कर दी और उसके बाद की जो टर्म्स हैं n+1 वो कैसे डिफाइन हो रही हैं, an+1 इज 3an+1। कैसे डिफाइन हो रही हैं 3an+1। तो फर्स्ट टर्म हमें दे दी a1 क्या है हमारे पास फर्स्ट, उसके बाद की टर्म्स कैसे डिफाइन हो रही है an+1 से डिफाइन हो रही है। कैसे डिफाइन हो रही है 3an+1। तो n को देखो यहाँ 2 पुट करोगे, 1 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म के लिए a2 आ जाएगा, यानी 3a1+1। 3a1 मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, 3 इंटू 1 इज 1, 3 प्लस 1 क्या आ गई टर्म हमारे पास 4। तो सेकेंड टर्म क्या आ गई हमारे पास 4। इसी तरह थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, इस फॉर्मूले में n को क्या पुट करेंगे हम 2, तो a2 पुट करोगे तो हमारे पास n को पुट फॉर n इक्वल टू 2 क्या आएगी 3a2+1, और a2 अभी हमने निकाल ली क्या आई थी हमारे पास 4, तो 3 इंटू 4+1 यानी 12 + 1 30। n को 3 पुट करो, 3 पुट करने पे 4 आ जाएगी, a4 क्या आएगी 3a3+1, क्लियर। तो 3a3 क्या निकाल लिया हमने 13, 3 3 इंटू 13 +1 39 + 1 40। इसी तरह n को 4 पुट करोगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी a5, दैट इज 3a4+1 मीन्स 3 इंटू 40+1 यानी 121 निकल गई। इसी तरह अब आप ये टर्म्स भी निकाल सकते हो a1 a2 और a3, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहां से अब आपको पैटर्न बताना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो 1 4 9 16 दिखाई दे रहा है ना। अब क्या बन रहा है, ये 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर। तो nth टर्म क्या आएगी सीक्वेंस की n स्केयर। ये आपको पैटर्न देखना है भी क्या बन रहा है। यहाँ देखो अब क्या पैटर्न बन रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म्स 1/2, 2/3, 3/4, यानी जो डिनोमिनेटर आ रहा है नेक्स्ट का न्यूमरेटर बन रहा है, ठीक है। उसका फिर नीचे 2 ऐड करके ये टर्म बन रही है। ये वाली जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं ये सेम आ रही है, देखिए ऐसे आ रहा है ना, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, और इसमें एक एक ऐड होता जा रहा है टर्म्स। फर्स्ट टर्म 1 होती है ना, तो n/n+1, n/n+1 दिखाई दे रहा है ना। तो हमारे पास n टर्म क्या बन गई यहाँ पे n/n+1, ठीक है। यहाँ देखो आप एक टर्म प्लस, एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब -1n तो आएगा ही आएगा। साथ में क्या आएगा देखो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4 है ना। तो क्या बनेगा -1 की पावर n, लेकिन फर्स्ट टर्म क्योंकि हमारी पॉजिटिव है और n को अगर हम 1 रखेंगे और -1n लेंगे तो माइनस आएगा ना। तो प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर n। ये हमारी क्या आ गई nth टर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड क्या है, डिस्कस द बाउंडेडनेस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कि सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं। तो सीक्वेंस की बाउंडेडनेस
को चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, उस सीक्वेंस की रेंज चेक करो। अगर सीक्वेंस की रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी, रेंज अगर अनबाउंडेड है तो सीक्वेंस भी क्या होगी, अनबाउंडेड। ठीक है, अब सीक्वेंस देखो ये क्या है, an इक्वल टू 7। कैसी सीक्वेंस है ये बताओ, जिसमें एक ही टर्म आ रही है, सारी टर्म्स क्या आ रही है, सिंगलटन टर्म आ रही है। तो ऐसी सीक्वेंस को हमें याद है, हमने क्या नाम दिया था, कांस्टेंट सीक्वेंस। तो यहाँ पे एग्जांपल थर्ड हमारे पास देखो, an क्या है हमारे पास 7। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो सीक्वेंस की क्या बनेगी, सिंगलटन सेट बनेगा ना, और एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। हमें पता है सीक्वेंस हमारे पास क्या है, बाउंडेड। अब सीक्वेंस की क्योंकि रेंज बाउंडेड है इसलिए सीक्वेंस भी क्या होगी, बाउंडेड। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सीक्वेंस an इज 2n प्लस 3 और 3n प्लस 4। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो उसमें क्या होता है, सीक्वेंस का हम 1 से डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, जब भी रेशनल में इसमें नंबर आ जाए तो उसको 1 से चेक कर लेते हैं कि 1 से बड़ी है या 1 से छोटी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें दोनों हों। 2n प्लस 3 और 3n प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, an का 1 से डिफरेंस चेक करेंगे। 2n प्लस 3 ओवर 3n प्लस 4 और यहाँ क्या लेंगे हम, -1। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 3n प्लस 4। तो क्या आ गया, 2n प्लस 3, एलसीएम लिया तो -3n और क्या आ गया, -4। तो 3n माइनस 2n क्या आ गया, -n -1 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 4। माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेके हमारे पास क्या आ गया, ये n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 4। ठीक है, अब ये वाली टर्म तो हमारी पॉजिटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर है हमारी डोमेन, और नेचुरल नंबर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और बाहर माइनस आने से इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या होगी हमारी, लेस देन 0। अब ये अगर नेगेटिव आया इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि an माइनस 1 क्या आ गया, लेस देन 0। इट मीन्स an लेस देन 1, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो थी क्योंकि नंबर पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है ना सारी टर्म सीक्वेंस की। इसका मतलब सीक्वेंस किसके बीच में आ गई, 0 और 1 के बीच में। ये सीक्वेंस की सारी टर्म्स 1 से छोटी और 0 से बड़ी, इसलिए दिस सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, पहले आप यहां तक कर लीजिए। an को डिस्कस करेंगे हम 1 + 1/n की पावर n बाइनोमियल। ठीक है।